हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहें। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 8 मुझे प्यार हुआ था कहानी का। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मुखर्जी नगर के उस छोटे सीलन भरे कमरे में रात का सन्नाटा अब दम घोटू खामोशी में बदल चुका था। बाहर दिल्ली की सर्द हवाएं खिड़कियों के कांच से टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी, लेकिन लक्ष्य के सीने के अंदर तूफान चल रहा था। उसके सामने बाहर की सर्दी कुछ भी नहीं थी। अपने पुराने और कठोर खटिया पर लेटा हुआ लक्ष्य एकदम उस दरकती हुई छत को घूर रहा था। कमरे के कोने में रखे उस पुराने सिंक के नल से टपकती हर बूंद की टप टप आवाज उसके दिमाग पर किसी हथौड़े की तरह वार कर रही थी। आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। उसने अपने सपनों की मल्लिका अपने उस सादगी से भरी निया के सामने अपने प्यार का इजहार किया था, और निया ने उसे पूरे दिल से अपना लिया था। निया की वो नशीली आंखें, उसका वो मासूम सा इकरार, उसके गले लगना और रूहानी एहसास। लक्ष्य को ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया की सारी दौलत, सारा सुकून अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया हो। लेकिन इसी दौलत शब्द ने लक्ष्य की रातों की नींद हराम कर दी थी। तभी लक्ष्य ने अंधेरे में खुद से फुसफुसा कर सवाल करके कहा, नेहा मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो किस लक्ष्य से प्यार करती है? उसकी आंखों के सामने निया का वो चेहरा घूम गया जब उसने कहा था कि उसे अमीर और घमंडी लोगों से सख्त नफरत है। निया ने उस लक्ष्य को अपने जीवन साथी चुना था, जो फटे हुए जूते पहनता था, जिसकी शर्ट का कॉलर उधड़ा हुआ था, जो अपने गुजारे के लिए अखबार बांटने का नाटक करता था, जो कॉलेज के पीछे घास पर बैठकर सूखी रोटियां खाता था। निया को उस लक्ष्य के संघर्ष से प्यार था, उसके उस बेबसी और उसकी ईमानदारी से प्यार था। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत यह थी कि इस सिलन भरे कमरे की चार दीवारी के बाहर लक्ष्य कोई गरीब बेबस लड़का नहीं था। वो मिश्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का निर्विवाद सम्राट था। देश के सबसे बड़े अरबपति और शेडो चेयरमैन था, जिसके इशारे पर शेयर बाजार क्रैश हो जाता। इसके एक फोन कॉल पर प्रताप शेरगिल जैसे खूंखार माफिया मिट्टी में मिल जाते, जिसके खजाने में इतनी दौलत थी कि वो पूरी दिल्ली को खरीद सकता था और निया के कदमों में बिछा सकता था। लक्ष्य ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके माथे पर सर्दियों की इस ठिठुरती रात में भी पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। यह सवाल किसी जहरीले सांप की तरह उसके दिमाग में फन काढ़े बैठा था। उसके मन ही मन में उसने आगे कहा, जब निया को मेरा ये सच पता चलेगा तो क्या होगा? निया झूठ और फरेब से सख्त नफरत करती है। वो सादगी की मूर्त है। जब उसे पता चलेगा जिस लड़के को वो अपनी दुनिया का सबसे सच्चा इंसान मानती थी, उसने अपनी पूरी पहचान झूठ की बुनियाद पर खड़ी की, तो क्या वो मुझे कभी माफ कर पाएगी? क्या वो इसे मेरा प्यार समझेगी या मेरा धोखा? लक्ष्य करवटें बदल रहा था। वो उसके दिमाग में जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटेजीज को मिनटों में जो सुलझा लेता, आज प्यार की इस नाजुक सी पहेली के आगे पूरी तरह बेबस हो गया था। उसे डर था कहीं उसकी दौलत का ये भयंकर सच नेहा के उस पवित्र प्यार को हमेशा के लिए न कुचल दे। वो जानता था कि एक दिन ये सच बाहर आएगा, लेकिन उस दिन के खौफ से आज की इस रात में एक पल के लिए भी अपनी आंखें मूंद नहीं पा रहा था। उसका दिल कह रहा था कि वो कल सुबह ही जाकर नेहा को अपना सारा एम्पायर दिखा दे, लेकिन उसका चेतावनी उसे दिमाग दे रहा था, ऐसा कि नेहा का वो भरोसा टूट जाएगा जो उसने गरीब लक्ष्य पर किया था। उसकी पूरी रात इसी कश्मकश, इसी डर और इसी खौफ में कट गई। इसी समय वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के एक बड़े पोश और वीवीआईपी इलाके में स्थित शर्मा खानदान के उस आलीशान और भव्य महल नुमा बंगले में एक अलग ही कहानी जन्म ले रही थी। निया जब अपने घर वापस लौटी तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवाओं में तैर रही है। उसके चेहरे पर एक अलौकिक खुशी और एक ऐसा नूर था जो करोड़ों के हीरे जवाहरात पहनने पर भी नहीं आता। उसकी आंखों में लक्ष्य के प्यार का वो मीठा नशा था, जिसने उसकी पूरी दुनिया को एक खूबसूरत सुनहरे रंग में रंग दिया था। बंगले के विशाल लोहे के गेट जब खुले तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमेशा की तरह सलाम ठोका। निया अंदर दाखिल हुई। बंगले का वो विशाल इटालियन मार्बल वाला हॉल, वो महंगे झूमरे, मखमली सोफे, आज निया को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। उसका मन तो अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस पुराने लॉन की सूखी घास पर लक्ष्य की उस फटी हुई शर्ट की खुशबू में अटका हुआ था। वो सीधे सीढ़ियां चढ़कर अपने पिता के प्राइवेट स्टडी रूम की तरफ भागी। निया के पिता श्री देवव्रत शर्मा देश के सबसे बड़े आईटी और टेलीकॉम टाइकून थे।
वो अपने विशाल महोगनी की मेज के पीछे बैठे कुछ फाइलों का अध्ययन कर रहे थे। देवर्ष शर्मा की उम्र कभी 55 साल रही होगी। उनके बालों में हल्की सफेदी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा गहरा तजुर्बा, एक ऐसा तेज था जो किसी भी इंसान को उनके आगे नतमस्तक होने पर मजबूर कर दे। वो उन गिने चुने उद्योगपतियों में से थे जिन्होंने अपना सारा एम्पायर अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर खड़ा किया था। नया ने स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर एक बहुत ही चमकती, चहकती, खुशी से भरी आवाज में कहा, पापा। वहीं उसकी आवाज सुनते ही देवर्ष शर्मा ने अपनी फाइलें नीचे रखी, अपना चश्मा उतार कर अपनी लाडली बेटी की तरफ देखा। निया का वो खिलखिलाता हुआ चेहरा, उसकी वो खुशी देखकर देवर्ष के चेहरे पर भी एक बहुत सुकून भरी मुस्कान आ गई। देवर्ष ने बहुत ही प्यार और दुलार से अपनी बेटी को अपने पास बुलाकर कहा, क्या बात है मेरी राजकुमारी, आज तो तुम्हारे चेहरे की चमक मेरे इस पूरे बंगले की रोशनियों को मात दे रही है। कॉलेज में कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया क्या? तभी निया दौड़कर अपने पिता की कुर्सी के पास गई और गले लग गई। उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। निया ने बहुत ही उत्साह और एक विजयी मुस्कान के साथ कहा, पापा मैं कामयाब हो गई। मुझे मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना मिल गया। पापा, लक्ष्य लक्ष्य मिश्रा अब सिर्फ मेरा है। उसने आज मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब उसे मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये सुनते ही देवर शर्मा ने अपने बेटे के माथे को चूमा और उनकी आंखों में बहुत ही गहरी संतुष्ट और रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने खुश होकर कहा, मुझे तुम पर और तुम्हारी पसंद पर पूरा नाज है मेरी बच्ची। अगर तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल गई है तो समझे तुम्हारे इस बाप की दुनिया को सारी जन्नत मिल गई। ये कहते हुए देवर्ष शर्मा के चेहरे पर जो खुशी थी वह आज एक पिता की खुशी नहीं, उस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा खामोश और गहरा राज छुपा हुआ था। वहीं निया ने इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसके पिता देवर्ष शर्मा लक्ष्य मिश्रा की असली हैसियत और उसकी असली पहचान के बारे में सब कुछ जानते थे। जी हाँ, देवर्ष शर्मा जो पहले ही मालूम कर चुके थे कि जिस लक्ष्य को निया एक गरीब फटीचर स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाला एक साधारण सा लड़का समझती है, वह असल में रघुनाथ मिश्रा का सगा पोता, मिश्रा ग्रुप का इकलौता और खूंखार शैडो चेयरमैन है। देवर्ष शर्मा एक बहुत ही शातिर, दूरदर्शी चेयरमैन और बिजनेसमैन थे। जब रघुनाथ मिश्रा का निधन हुआ था, मार्केट में अचानक खबर फैली थी, मिश्रा ग्रुप की सारी कमानें एक अज्ञात नए वारिस के हाथों में चली गई। तो देवर्त के सूचना तंत्र ने अंदर ही अंदर जांच करनी शुरू कर दी। देवर्त के पास देश के सबसे बेहतरीन जासूस और खबरी थे। जब ग्लोबल मर्चेंट बैंक में राकेश खुराना का रातों रात दिवाला निकला, जब प्रताप शेरगिल जैसे खतरनाक माफिया का पूरा एम्पायर चंद घंटों में टेक ओवर कर लिया गया, तो देवर्थ शर्मा का माथा ठनका था। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को इस शैडो चेयरमैन का पता लगाने के लिए उनके पीछे लगाया था और कुछ ही दिनों में गहरी छानबीन के बाद देवर्थ को वो खौफनाक और चौंका देने वाला सच पता चला कि मिश्रा ग्रुप का वह दृश्य सम्राट कोई और नहीं बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक फटी हुई शर्ट और फटे हुए जूतों में घूमने वाला लड़का लक्ष्य मिश्रा है। देवर शर्मा ने लक्ष्य के पूरे अतीत को खंगाल लिया था। उन्होंने देखा कि कैसे लक्ष्य के पिता हेमंत मिश्रा ने प्यार की खातिर अपनी दौलत को ठुकराकर एक गरीब की जिंदगी चुनी थी। उन्होंने ये भी देखा कि लक्ष्य को जब यह हजारों करोड़ों की दौलत मिली तो उसने इस दौलत को अपनी अय्याशी का साधन नहीं बनाया, बल्कि उसने उसका इस्तेमाल अपने स्वाभिमान की रक्षा और बुराई का अंत करने के लिए किया। लक्ष्य ने अपनी उस गरीबी और सादगी को नहीं छोड़ा। वो एक अरबपति होते हुए भी जमीन से जुड़ा हुआ था। देवा शर्मा अपनी बेटी निया से बहुत प्यार करते थे। वो जानते थे कि निया को पैसे और घमंड से कितनी नफरत है। वो हमेशा से निया के लिए एक ऐसा जीवन साथी चाहते थे जो उनकी बेटी के इन पवित्र आदर्शों को समझ सके, जो पैसे का गुलाम न हो बल्कि पैसे का सही इस्तेमाल जानता हो। और जब देवर्त ने लक्ष्य को परखा तो उन्हें लक्ष्य के रूप में अपनी बेटी के लिए एक मुकम्मल और दुनिया का सबसे बेहतरीन जीवन साथी मिल गया था। इसलिए देवर्त ने एक बहुत ही खूबसूरत और खामोश चाल चली। उन्होंने कभी निया को इस अरबपति वाली सच्चाई के बारे में नहीं बताया। कुछ समय पहले जब निया ने घर आकर अपने पिता से लक्ष्य के बारे में जिक्र किया था और बताया कि कैसे एक गरीब लड़का अपनी मेहनत और ईमानदारी से कॉलेज में अपनी जगह बना रहा है, तो देवर्त शर्मा ने बड़ी ही संजीदगी से निया के सिर पर हाथ फेर कर कहा था, निया बेटी,
इस मतलबी और दिखावे से भरी दुनिया में लक्ष्य जैसा अच्छा सच्चा स्वाभिमान लड़का तुम्हें चिराग ढूंढने से नहीं मिलेगा। ऐसे लड़के विरले पैदा होते हैं जिनकी आंखों में गुरूर नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई होती है। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे काबिल है तो उसे अपने हाथ से कभी जाने मत देना, उसका कभी साथ मत छोड़ना। अपने पिता की इसी बात ने निया के दिल में लक्ष्य के प्रति उस सम्मान और उस प्यार को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया था। देवर जानते थे कि निया को अगर लक्ष्य की दौलत का पता चला तो वो शायद उससे दूर हो जाए। वो चाहते थे कि निया लक्ष्य की आत्मा से प्यार करे, उसके पैसों से नहीं। और आज जब निया ने आकर अपने प्यार के मुकम्मल होने की खबर दी तो देवर शर्मा की वो खामोश योजना पूरी तरह से सफल हो चुकी थी। तभी निया ने देवर्त के पास बैठकर बहुत ही उत्साह से बताना शुरू करके कहा, पापा, आपको पता है लक्ष्य कितना सच्चा इंसान है। आज जब उसने मुझे बताया कि वो कल रात मेरे पास क्यों नहीं आया था, आपको पता है कल रात भर हॉस्पिटल में एक छोटी बच्ची के लिए दर दर भटक रहा था। वो एक वेटर का काम करता है पापा, उसके पास अपने खाने के पैसे नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके दिल में दूसरों के लिए इतनी दया है। वो सच में दुनिया का सबसे महान इंसान है पापा। देवर शर्मा ने अपनी हंसी को मुश्किल से छुपाया। वो तो जानते ही थे कि लक्ष्य ने उस छोटे से बच्चे के इलाज के लिए कोई दर दर की ठोकरें नहीं खाई थी, बल्कि उसने एक ही फोन कॉल पर बोस्टन से 10 करोड़ की न्यूरो सर्जन टीम को बुलवा लिया था। लेकिन देवर्त ने निया के उस मासूम भ्रम को टूटने नहीं दिया। देवर्त ने निया के गालों को थपथपा कर कहा, मुझे पता है बेटा, लक्ष्य एक सोने का इंसान है। तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें उसका प्यार मिला। अपने पापा के साथ बात करने के बाद निया अपने कमरे में आ गई। उसका कमरा किसी महल के शाही बेडरूम से कम नहीं था। मखमली कालीन, चारों तरफ महंगी पेंटिंग्स और एक बहुत बड़ा कांच का झरोखा जहां से पूरी दिल्ली का आसमान साफ नजर आता था। निया ने अपने कपड़े बदले और झरोखे के पास आकर बैठ गई। बाहर रात का अंधेरा पूरी तरह से घिर चुका था। आसमान में चांद अपनी चमक के साथ खिला हुआ था। निया की आंखों में एक बहुत ही खूबसूरत सा सपना तैर रहा था। वो एक बहुत ही सच्ची और साफ दिल की लड़की थी। उसने अपने पिता की बात सुनकर सबसे बड़ी जीवन साथी को चुन लिया था। निया ने ये कोई मायने नहीं रखता था कि उसका बाप इस देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम टाइकून है और उसका प्रेमी एक फटेहार लड़का। तभी निया ने मुस्कुराकर खुद से कहा, मेरा फटीचा राजकुमार। उसके दिमाग में लक्ष्य की वो फटी हुई शर्ट, वो पुराने जूते, उसका वो पुराना सा बैकपैक घूम रहा था। लेकिन उन फटे कपड़ों के पीछे जो फौलादी सीना था उसके लिए जो दूसरों के लिए धड़कता था, निया उस पर अपना सब कुछ हार चुकी थी। निया ने आसमान में उस चांद को लक्ष्य का चेहरा देखकर उससे बात करना शुरू करके कहा, मैं जानती हूँ लक्ष्य, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुमने बचपन से बहुत दुख सहे। तुमने एक एक रुपए के लिए संघर्ष किया, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी इस दुनिया की परछाई अब हर एक कदम के साथ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। निया अपने भविष्य के वो खूबसूरत ताने बाने बुन रही थी जिनमें दौलत की कोई मिलावट नहीं थी। निया ने अपनी उंगलियों से खिड़की के कांच को छू कर कहा, जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना लक्ष्य, तो मैं पापा से 1 रुपए की मदद नहीं लूंगी। हम दोनों मिलकर कोई अच्छी सी नौकरी करेंगे और मैं दिन रात मेहनत करूंगी तुम्हारे साथ। हम अपने पैसों से एक छोटा सा लेकिन बड़ा प्यारा सा घर बनाएंगे। उस घर में कोई नौकर चाकर नहीं होगा। मैं खुद तुम्हारे लिए अपने हाथ से खाना बनाऊंगी और जब तुम थके हार लौटोगे तो मैं तुम्हें दुनिया का सारा सुकून दूंगी। तुम्हारे वो दिन चले गए लक्ष्य जब तुम्हें अपनी जरूरतों के लिए सोचना पड़ता था। अब तुम्हारी हर जरूरत, तुम्हारा हर सपना ये निया पूरा करेगी। ये सब सोचते हुए निया की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। वो उस प्यार की अथाह गहराई से गोते लगा रही थी जहां स्वार्थ का कोई नामो निशान नहीं था। उसके लिए लक्ष्य सिर्फ एक गरीब लड़का था जिसे वह अपनी मोहब्बत के साए में महफूज रखना चाहती थी। विडंबना देखिए, दिल्ली की इस सर्द रात में एक ही आसमान और एक ही चांद के नीचे दो प्यार करने वाले बिल्कुल अलग अलग ख्यालों में खोए हुए थे। मुखर्जी नगर के उस सीलन भरे कमरे में लक्ष्य अपनी छत को घूर कर इस खौफ में जाग रहा था कि जब निया को उसके हजारों करोड़ की कंपनी, उनके उन प्राइवेट जेट और उसके खूंखार शैडो चेयरमैन वाले रूप का पता चलेगा तो निया का वो पवित्र प्यार कहीं चकनाचूर न हो जाए। लक्ष्य को अपने अथाह दौलत के इस वक्त इतनी नफरत हो रही थी कि उसे आग में लगा देना चाहता था। और दूसरी तरफ मीलों दूर उस आलीशान महल में देश की सबसे अमीर लड़की अपनी खिड़की के पास बैठकर अपने उस फटीचर राजकुमार के लिए एक छोटी सी नौकरी करने, एक छोटा सा घर बनाने के लिए
बहुत ही साधारण सी जिंदगी गुजारने के खूबसूरत सपने देख रही थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो गरीब प्रेमी असल में उसके पिता से भी कई गुना ज़्यादा अमीर और ताकतवर था। इश्क एक कैसा छलावा था, कैसा खूबसूरत अंतर्द्वंद था। देवर्ष शर्मा की उस रहस्यमयी खामोशी ने प्यार की इस नींव को मजबूत कर दिया था। लेकिन अब इस रिश्ते के भविष्य में जो तूफान आने वाला था, जब ये खौफनाक हकीकत अपने सारे पर्दे चीरकर निया के सामने खड़ी हो जाएगी, तब क्या होगा। लेकिन फिलहाल उस रात की खामोशी में निया की आंखों में सिर्फ अपने प्यार को पाने का वो मीठा और मासूम नशा था, जो उसे दुनिया की हर फिक्र को से आज़ाद कर चुका था। उसकी रात उन सुनहरे और साधारण सपनों की मखमली चादर में लिपटी हुई थी, जिनमें लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ उसका था, और उसका एक प्यारा सा सच्चा और ईमानदार फटीचर राजकुमार। दिल्ली की उस सर्द और धुंध भरी रात में, जहां एक तरफ दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया के बाशिंदे लक्ष्य और निया अपने अपने ख्यालों की उधेड़ बुन और मोहब्बत के सुनहरे ख्वाबों में खोए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ इसी शहर के बेहद खौफनाक और शाह हिस्से में एक ऐसा भयानक तूफान आकार ले रहा था जिसकी गूंज से पूरी दिल्ली की जमीन कांपने वाली थी। मुखर्जी नगर के उसीलन भरे कमरे में लक्ष्य इस खौफ से जाग रहा था कि उसकी अरबों की दौलत का सच कहीं निया के मासूम प्यार को चकनाचूर न कर दे। आलीशान महल की खिड़की पर बैठी निया अपने उस फटीचर राजकुमार के साथ एक छोटी सी नौकरी और एक छोटे से घर में बड़ी ही खूबसूरत लेकिन दौलत के कोसों दूर अपने सपने बुन रही थी। लेकिन इस खामोशी को चीरते दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में एक ऐसी खबर आग की तरह फैल चुकी थी जिसने बड़े बड़े माफियाओं, क्रिमिनल्स की रातों की नींद हराम कर दी। नोवा गैंग का सरगना, दिल्ली का सबसे खूंखार साइकोपैथ सुल्तान, अपने सबसे खास आदमियों के साथ रातों रात गायब हो गया था। नोवा गैंग कोई सड़क छाप गुंडों का गिरोह नहीं था। ये दिल्ली के एलीट क्लास भ्रष्ट पॉलिटिशियंस और सट्टेबाजों का एक ऐसा खौफनाक नेटवर्क था जिनका नाम सुनकर अच्छे अच्छे पुलिस वालों के पसीने छूट जाते। सुल्तान गैंग इसका चेहरा था, और एक ऐसा चेहरा जिसके माथे पर कानून का कोई खौफ नहीं था। कल रात सुल्तान का जन्मदिन था। छतरपुर के बड़े आलीशान फार्म हाउस में उसके जन्मदिन की एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड पार्टी रखी गई थी। वहां महंगी शराब, विदेशी डांसर्स, करोड़ों रुपए के सट्टे का इंतजाम था। दिल्ली के कई बड़े बड़े बिल्डर्स, भ्रष्ट अधिकारी, अंडरवर्ल्ड के लोग सुल्तान को सलामी देने के लिए वहां रात के 10 बजे से ही उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन रात के 12 बज गए, फिर भी सुबह के 3 बज गए, सुल्तान नहीं आया। उसके फोन बंद आ रहे थे। उसके साथ जो 5 गुंडे खास गए थे उनके भी फोन नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर थे। शुरुआत में सबको लगा कि सुल्तान शायद अपने नशे में अपनी एक किसी नई लड़की के साथ होटल में मदहोश होगा। लेकिन जब सुबह की पहली किरण फूटी, सुल्तान का कोई अता पता नहीं चला, तो नोवा गैंग के अंदर एक भयंकर हाहाकार मच गया। सुल्तान वो इंसान नहीं था जो अपने ही जन्मदिन की इतनी बड़ी पार्टी छोड़ दे। कुछ तो ऐसा हुआ था जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। उसके गुर्गे ने पूरे फार्म हाउस में हंगामा खड़ा कर दिया। सुल्तान की वो चमचमाती काले रंग की एसयूवी भी गायब थी। इस सब के बारे में पता चलते ही नोवा गैंग के एक लीडर राका ने अपने आदमियों पर चिल्लाकर कहा, भाई कहाँ जा सकते हैं, कल शाम तक तो वो बिल्कुल ठीक थे। उसकी ये बात सुनकर आगे से एक गुर्गे ने डर कर जवाब देकर कहा, राका भाई, सुल्तान भाई कल उस कैफे वाली लड़की सिया को उठाने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि आज रात वो सिया को पार्टी में अपनी रानी बनाकर लाएंगे। तभी आगे से उस लीडर ने चिल्लाकर कहा, तो फिर गए कहाँ, क्या पुलिस ने उन्हें उठा लिया है? आगे से उस गुर्गे ने जवाब देकर कहा, अरे कौन सी पुलिस भाई, पुलिस के कमिश्नर साहब तो खुद कल रात की पार्टी में वीआईपी गेस्ट थे। अगर पुलिस सुल्तान भाई पर हाथ डालती तो हमें खबर पहले ही मिल जाती। ये मामला तो कुछ और ही लग रहा है भाई। सुल्तान का इस तरह से बिना कोई सुराग छोड़े हवा में गायब हो जाना नोवा गैंग के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उनके पैरों तले की जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि सुल्तान के बिना नोवा गैंग का एक बिना सिर पैर के सांप के जैसा था। लेकिन एक खबर उस इंसान तक पहुंचने वाली थी जो नोवा गैंग का असली बाप था, वो इंसान जिसके इशारे पर सुल्तान जैसे कुत्ते भौंकते थे। तभी उधर दिल्ली के बाहरी इलाके नरेला के पास एक बंद पड़ी सूती मिल थी। बाहर से देखने पर यह मिल एक खंडर लगती थी, जहां दिन के उजाले में कोई आम इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता।
लेकिन इस खंडर के नीचे जमीन के कई फीट अंदर एक ऐसा हाई टेक और खौफनाक एम्पायर बसा था जहां से पूरी दिल्ली का काला धंधा कंट्रोल होता था। यह अड्डा था वसीम भाई का। वसीम भाई, नोवा गैंग का गॉडफादर, 60 साल का एक ऐसा खूंखार बूढ़ा जिसके चेहरे पर कई गहरे कट के निशान थे। उसकी एक आंख नकली थी और वो हमेशा एक काले रंग का चश्मा पहने रहता था। वसीम भाई कभी खुद सड़कों पर उतरकर किसी को नहीं मारता था। वो शतरंज का एक ऐसा खिलाड़ी था जो अपने प्यादे को आगे करके राजाओं को मात देता था। सुल्तान उसी का पाला हुआ सबसे खूंखार और वफादार कुत्ता था। वसीम ने सुल्तान को दिल्ली की सड़कों से उठाकर नोवा गैंग का सरगना बनाया था। बेसमेंट के उस विशाल और धुएं से भरे कमरे में वसीम भाई अपनी एक भारी नकाशीदार कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में एक महंगी क्यूबन सिगार थी। उसके सामने लोहे की एक बड़ी सी मेज पर दिल्ली का नक्शा बिछा था। तभी लोहे का भारी दरवाजा खुला। रागा कांपते हुए कदमों से वसीम भाई के सामने आकर खड़ा हो गया। तभी वसीम भाई ने उससे पूछा, क्या खबर लाया रागा? सुल्तान का कुछ पता चला? वसीम भाई की आवाज में कोई हड़बड़ाहट ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ठंडी और खौफनाक शांति थी जो किसी कब्रिस्तान में होती है। आगे से रागा ने अपना पसीना पोंछ कर कहा, नहीं वसीम भाई, हम सुबह से पूरे शहर के हर एक अड्डे, हर एक कोठे, हर बार में छानबीन कर चुके हैं। सुल्तान भाई और उनके 5 आदमियों का सुराग नहीं। उनका फोन कल रात 10 बजे के बाद से बंद है। उसकी बात सुनकर आगे से वसीम ने अपनी सिगार का एक लंबा कश खींचा। धुआं राका के चेहरे पर छोड़ दिया। वसीम भाई ने बहुत ही सर्द लहजे में कहा, सुल्तान कोई सुई नहीं है राका जो इस दिल्ली के भूखे में खो जाएगा। वो 90 किलो का एक चलता फिरता बारूद है। अगर वो गायब हुआ है तो इसका मतलब है कि या तो किसी ऐसे गटर में गिर गया जहां से वो निकल नहीं पा रहा, या फिर किसी ने उसे मिटा दिया है। तब इराका ने अचरज से कहा, मिटा दिया? वसीम भाई, दिल्ली में किसकी इतनी जरूरत कि सुल्तान भाई पर हाथ डाले? हमारे नाम तो शहर के बड़े बड़े बिल्डर पेशाब कर देते हैं। उसके बाद सुनकर वसीम भाई ने अपनी सिगार को लोहे के अशरे में रगड़ कर बुझा दिया। उसकी खौफनाक असली आंख में एक खौफनाक लाल रंग तैर गया। उसने गुस्से में चिल्ला कर कहा, तो फिर ढूंढो उस जरूरत करने वाले को। वसीम भाई अचानक अपनी कुर्सी से उठा। उसने अपनी भारी आवाज में एक ऐसी दहाड़ मारी कि बेसमेंट में हर एक गुंडे की रूह कांप गई। वसीम ने दहाड़ कर सभी लड़कों को ऑर्डर देकर कहा, पूरी दिल्ली को छान मारो, एक एक गली, एक एक सड़क, एक एक कूड़ेदान को खंगाल डालो। मेरे पुलिस के खबरी, मेरे वैशाल्यों के दलाल, रेलवे स्टेशन के भिखारियों से लेकर शहर के सबसे बड़े नेता तक, हर किसी की गर्दन पकड़ो। मुझे आज शाम तक सुल्तान का सुराग चाहिए। अगर सुल्तान जमीन के नीचे भी है तो जमीन खोद कर उसे बाहर निकाल लो, और अगर किसी ने उसे मेरे कुत्ते को मारने की हिमाकत की तो मैं उस इंसान की खाल उधेड़ कर उस पुरानी मिल की चिमनी में लटका दूंगा। जाओ अब यहाँ से। वसीम भाई का हुक्म मिलते ही पूरे नवागैंग में ऐसा भयंकर तूफान उठा जिसने दिल्ली की सड़कों का सुकून छीन लिया। अगले ही पल दर्जनों काली एसयूवी, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां, सैकड़ों हथियार बंद गुड्डे वसीम भाई के उस अड्डे से बाहर निकले और पूरे शहर में फैल गई। अंडरवर्ल्ड का पूरा इंफॉर्मेशन नेटवर्क एक्टिव हो गया था। पुलिस के वो भ्रष्ट अधिकारी जो वसीम के पेरोल पर थे, वे भी वर्दी का फायदा उठाकर सीक्रेट तरीके से सुल्तान की आखिरी लोकेशन को ट्रेस करने में लग गए। नोवा गैंग के गुंडों ने दिल्ली के हर उस इलाके में तबाही मचानी शुरू कर दी जहां सुल्तान के दुश्मन रहते थे। उन्होंने कई छोटे मोटे गैंग के लीडरों को उठाकर उनके नाखूनों को उखाड़ कर टॉर्चर किया, ये जानने के लिए कि सुल्तान पर हमला किसने किया है। लेकिन हर कोई इस बात से अनजान था, सुल्तान को किसने गायब किया ये किसी के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बन चुका था। तभी दोपहर के करीब 2 बजे पुलिस के साइबर सेल में बैठे वसीम भाई ने एक दुष्ट और भ्रष्ट खबरी ने राका को फोन किया। जैसे राका ने फोन उठाया, उधर से खबरी ने हड़बड़ाहट में कहा, राका भाई, राका भाई, सुल्तान भाई के फोन की आखिरी लोकेशन ट्रेस हो गई। उसके बाद सुनकर आगे से राका ने चिल्ला कर कहा, कहाँ है वो, जल्दी बोल। उस खबरी ने जवाब देकर कहा, भाई भाई कल रात 10:15 बजे सुल्तान भाई का फोन नॉर्थ कैंपस के एक पॉश रेजिडेंशियल सोसाइटी के एक टावर पर आखिरी बार एक्टिव था। उसके बाद उनके फोन का सिग्नल रातों रात हमेशा के लिए डेड हो गया। जिन 5 आदमियों का फोन उनके साथ था, उनकी भी लोकेशन बिल्कुल वही सोसाइटी दिखा रही है। राका ने तुरंत पूछा, कौन सी सोसाइटी? खबरें ने सोसाइटी का नाम और पूरा पता दिया। यह वही सोसाइटी थी जहाँ सिया का अपार्टमेंट था। उसकी बात सुनते ही राका के दिमाग में तुरंत घंटी बजी। उसे याद आया कि कल कैफे से भाग कर आए उन गुंडों ने
लक्ष्य ने जिन्हें पीटा था उन्होंने बताया कि सुल्तान भाई सिया के कैफे वाले मामले को लेकर बहुत भड़के हुए थे। वो सिया को सबक सिखाने जाने वाले थे। इसलिए राका ने अपने दांत पीस कर कहा, सिया, सुल्तान भाई कल रात उस सिया के घर गए थे। जरूर उस कैफे वाली लड़की के अपार्टमेंट में कुछ हुआ है जिसका हमें पता नहीं। इसके बाद राका ने बिना पल गवाए से वसीम भाई को यह बात बताई। उसकी बात सुनकर वसीम भाई की आंखें सिकुड़ गई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा, एक मामूली सी कैफे चलाने वाली लड़की सुल्तान जैसे शेर को कैसे खा सकती है? उसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है राका। अब इसी वक्त सोसाइटी में जाओ और सिया को घसीट कर मेरे सामने लाओ। उसका बाप भी बताएगा कि सुल्तान कहाँ है। राका अपने 20 खूंखार गुंडों को लेकर 4 गाड़ियों में पोस्ट सोसाइटी की तरफ रवाना हो गया। जब नोवा गैंग की वो गाड़ियां सोसाइटी के गेट पर पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन राका ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया। एक लोडेड पिस्तौल गार्ड के माथे पर तान कर सर्द आवाज में कहा, गेट खोल दे वरना तेरे दिमाग का भेजा इस गेट पर चिपका दूंगा। गार्ड की हालात बेचारे की खराब हो गई। उसने तुरंत बैरिकेड्स हटा दिए। गाड़ी अंदर दाखिल हुई, सीधा सिया के टावर के नीचे रुकी। राका और उसके आदमी हथियारों के साथ लिफ्ट से सिया के फ्लोर पर पहुंचे। जब वो सिया के अपार्टमेंट पहुंचे तो वहां सब कुछ सामान्य लगा। कोई टूटा दरवाजा नहीं था, कोई खून के धब्बे नहीं। अपार्टमेंट का लकड़ी का मेन का दरवाजा सही सलामत अपनी जगह पर लगा था। उस पर एक नया और बहुत ही भारी लॉक भी लगा हुआ था। ये देखकर राका का सिर चकरा गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा, खबरी ने कहा कि सुल्तान भाई यहाँ आए थे। सुल्तान भाई का काम करने का तरीका मैं जानता हूँ। वो दरवाजा खटखटाते नहीं तोड़ देते हैं। यहाँ तो सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह बड़बड़ाकर राका ने अपने आदमियों को दरवाजा तोड़ने का इशारा किया। 2 गुंडों ने कुल्हाड़े से उस नए दरवाजे को काट डाला। जब अंदर घुसे ही तो अपार्टमेंट बिल्कुल साफ सुथरा था। लिविंग रूम में कोई कांच का टुकड़ा नहीं था। सोफे बिल्कुल सही जगह पर थे। फर्श पर खून की एक बूंद तक नहीं थी। यहाँ तक कि हवा में फिनाइल और रूम फ्रेशनर की महक आ रही थी। लक्ष्य की उस एलिट सिक्योरिटी टीम ने कल रात एक ऐसा चमत्कारी काम किया जिसे देखकर कोई भी फोरेंसिक एक्सपर्ट गच्चा खा जाए। उन्होंने रातों रात सुल्तान और उसके गुंडों की लाश को वहां से गायब कर दिया। खून का एक एक कतरा साफ किया। टूटे फर्नीचर को बदल दिया। यहाँ तक कि मेन दरवाजे जो सुल्तान ने लक्ष्य ने तोड़ा था उसके जगह रातों रात बिल्कुल वैसा एक नया दरवाजा फिट कर दिया। ये मिश्रा ग्रुप की उस काली और अदृश्य ताकत का एक छोटा नमूना था। तब ये गुर्गे ने पूरी घर की तलाशी लेने के बाद राका से कहा, राका भाई, यहाँ तो कोई नहीं है। न वो सिया है न सुल्तान भाई का नामो निशान। उसकी ये बात सुनते ही राका का दिमाग खराब हो गया। उसने गुस्से में अपनी कुर्सी को लात मारकर कहा, ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं सब? कुछ तो हुआ है यहाँ। ये बड़बड़ाकर राका ने तुरंत अपने आदमियों से कहा, जाओ नीचे जाकर उस सिक्योरिटी गार्ड और इस फ्लोर के बाकी लोगों को उठा लाओ। मुझे पता करना है कि कल रात इस घर में कौन कौन आया था। उसका यह ऑर्डर सुनते ही गुंडों ने तुरंत बिल्डिंग के हेड सिक्योरिटी गार्ड को कॉलर से घसीट कर सिया के फ्लोर पर लाकर राका के सामने फेंक दिया। गार्ड ने डर के मारे कांपनी छूट रही थी और गार्ड ने गिड़गिड़ा कर कहा, साहब मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं पता। गार्ड हाथ जोड़कर रो रहा था। राका ने अपनी पिस्तौल की ठंडी नली गार्ड के मुंह में डाल दी। राका ने फुसफुसा कर कहा, बिल्कुल सच सच बकना वरना तेरी जुबान तेरे गले के पीछे बाहर निकाल दूंगा। कल रात 10 बजे के बाद इस घर में क्या हुआ था? कौन आया था यहाँ और ये सिया कहाँ गई? गार्ड के पसीने छूट रहे थे। वो मौत के खौफ से रोता हुआ बोलने लगा। उसने सिसक कर कहा, साहब कल रात करीब 10:30 बजे एक बहुत ही डरावना सा आदमी अपने 5 आदमियों के साथ यहाँ आया था। उन्होंने मुझे बुरी तरह से पीटा और कहा कि मैंने किसी को बताया तो मुझे जान से मार देंगे। वो लोग सिया मैडम के इस फ्लोर पर आए थे। उसके बाद सुनकर आगे से राका ने पिस्तौल थोड़ी बाहर निकाल कर पूछा, फिर क्या हुआ था? वो लोग वापस कब गए? तभी गार्ड ने एक ऐसा सच बताया जिसे राका के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से कहा, साहब वो लोग वापस नीचे आए ही नहीं। उन लोगों के ऊपर जाने के कुछ देर बाद अचानक बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। और कुछ ही मिनटों बाद 8-10 बहुत ही खतरनाक लोग काले कपड़े पहने, हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें लिए हुए एक वैन से उतरे और ऊपर की तरफ भागे। उसकी यह बात सुनकर राका की आंखें फटी रह गई। उसने चौंक कर कहा, काले कपड़े वाले? उनके हाथों में बंदूक थी? क्या पुलिस वाले थे? उनका यह सवाल सुनते ही आगे से गार्ड ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं साहब, वो पुलिस वाले नहीं थे।
वो किसी स्पेशल कमांडो फोर्स जैसे लग रहे थे। उनके पास बहुत ही आधुनिक हथियार थे। हम गार्ड्स तो डर के मारे छुप गए। करीब आधे घंटे बाद वो लोग सिया मैडम और उनकी एक छोटी सी बच्ची को स्ट्रेचर पर लिटा कर नीचे लाए। बच्चे के सिर से खून बह रहा था। उन्होंने सिया मैडम को एक बहुत ही बड़ी और महंगी प्राइवेट एम्बुलेंस में बिठाया और बड़ी तेजी से वहां से निकल गए। उसके बाद उसके बाद हमें कुछ नहीं पता साहब। सुबह जब हमने ड्यूटी बदली तो देखा सिया मैडम के घर का दरवाजा बिल्कुल नया लगा हुआ है। वो कमांडो जैसे लोग रातों रात सब कुछ साफ करके जा चुके थे। वहीं गार्ड की बातें सुनकर राका के पसीने छूट गए। काले कपड़े पहने हथियार बंद कमांडो, रातों रात सुल्तान जैसे 90 किलो के आदमी, उसके 5 गुंडों को हवा में गायब कर देना, खून और खून खराबे के सारे सबूतों को चंद मिनटों में मिटा देना, ये किसी आम इंसान या छोटे मोटे गुंडे का काम नहीं हो सकता था। तब इराका ने अपनी कांपती आवाज में खुद से कहा, यह किसी बहुत बड़े इंटरनेशनल सिंडिकेट या किसी अरबपति कारपोरेट की प्राइवेट आर्मी का काम लग रहा है। उसने तुरंत फोन निकाला और वसीम भाई को लाइन पर दिया। राका ने हड़बड़ाहट में पूरी घटना वसीम को बताकर कहा, वसीम भाई, मामला हमारे हाथ से बहुत बाहर है। बेसमेंट में बैठे अपने अंडे अड्डे के अंदर वसीम ने राका की बात सुनी तो उसके हाथों में पकड़ा शीशे का गिलास चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े उसके हाथ में चुभ गए, खून बहने लगा। लेकिन वसीम भाई को उस दर्द का एहसास नहीं था। उसका गुरूर आज बहुत बुरी तरह आहत हुआ था। उसके अपने ही शहर में उसकी नाक के नीचे से किसी ने उसके सबसे खास आदमी को मार दिया और एक ऐसा खौफनाक मैसेज छोड़ा जिसे देखकर उसके खुद के आदमी कांप रहे थे। वसीम भाई ने ऐसी खूंखार दहाड़ मारी कि फोन के स्पीकर फटने लगे। उसने चिल्लाकर कहा, चाहे वो कोई प्राइवेट आर्मी हो, चाहे वो कोई अरबपति का बाप हो, मुझे मेरा सुल्तान चाहिए राका। मुझे वो कैफे वाली लड़की चाहिए, सिया। सारा राज उस सिया के पास है, वही बता सकती है कल रात को काले कपड़े वाले कमांडो कौन थे, उन्होंने सुल्तान को कहाँ दफनाया है। तब इराका ने उससे पूछा, लेकिन वसीम भाई, वो सिया तो गायब हो चुकी है, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। अरे बेवकूफ, उस गार्ड ने क्या कहा है। सिया की बच्ची के सिर पर खून बह रहा है। वो लोग एक एम्बुलेंस में लेकर गए हैं, मतलब वो लड़की और उसकी बच्ची अभी दिल्ली के ही किसी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी इसी वक्त शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चेक करवा, हर प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस का रिकॉर्ड निकलवा और मुझे वो सिया जिंदा चाहिए। वसीम भाई का दिमाग अब बहुत ही क्रूर गति से काम कर रहा था। नोवा गैंग का सूचना तंत्र एक बार फिर एक्टिव हुआ। दिल्ली के हर बड़े हॉस्पिटल में वसीम भाई के आदमियों ने छानबीन शुरू कर दी। चूंकि सिया की बेटी माही को एक बहुत ही प्रोफेशनल सीक्रेट न्यूरो सर्जरी के लिए ग्लोबल लाइफ केयर हॉस्पिटल लेकर जाया गया था, इसलिए आम रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं था। लक्ष्य के आदेश पर उन्हें अज्ञात मरीज के तौर पर भर्ती किया गया था। लेकिन जुर्म की दुनिया के अपने तरीके होते हैं। वसीम भाई के एक बहुत ही शातिर हैकर ने दिल्ली के ट्रैफिक कैमरों के नेटवर्क में सेंध लगा दी। उसने कल रात सिया की सोसाइटी से निकलने वाली उस प्राइवेट एम्बुलेंस के रूट को ट्रेस करना शुरू कर दिया। एम्बुलेंस की वो तेज रफ्तार, उसके पीछे चलने वाली वो काले रंग की सुरक्षा गाड़ियों के काफिले को कैमरे में कैद होता हुआ देखा गया। कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद दोपहर के 3 बजे उस हैकर ने वसीम भाई को एक रिपोर्ट देकर कहा, वसीम भाई, वो एम्बुलेंस कल रात सीधा साउथ दिल्ली के ग्लोबल लाइफ केयर हॉस्पिटल में जाकर रुकी थी। हमारे मुखबिर के हिसाब से टॉप फ्लोर का पूरा वीआईपी विंग रातों रात किसी अज्ञात वीआईपी मरीज के लिए सील कर दिया गया है। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वसीम भाई की नकली आंख के ऊपर से भौहें सिकुड़ गई। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, ग्लोबल लाइफ केयर हॉस्पिटल? वो हॉस्पिटल तो मिश्रा ग्रुप का है, देश के सबसे बड़े अरबपति घराने का। अब जाकर वसीम भाई को पहेली का आधा हिस्सा समझ आ रहा था। वसीम भाई ने अपने दांतों को पीस कर कहा, इसका मतलब इस सिया का कोई न कोई गहरा रिश्ता मिश्रा ग्रुप के किसी बड़े अधिकारी या उनके खुद चेयरमैन से है। तभी मिश्रा ग्रुप की प्राइवेट सिक्योरिटी टीम कल रात उस सिया को बचाने आई थी। उन्हीं लोगों ने सुल्तान को मारा है। मिश्रा ग्रुप एक ऐसी कारपोरेट महाशक्ति थी जिससे पंगा लेने में सरकारें भी 100 बार सोचती थी। उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी जिसे लक्ष्य कंट्रोल करता था, किसी भी माफिया को मिट्टी में मिला सकती थी। लेकिन वसीम भाई का अहंकार, उसका पागलपन, सुल्तान को खोने का दुख उसके अंदर के डर को खा रहा था। वो खुद को दिल्ली का असली गॉडफादर मानता था। वसीम भाई ने अपनी तिजोरी खोली और उसमें से
अपनी एक बहुत ही पुरानी जंग लगी कस्टम मेड पिस्तौल निकाल कर कहा, मिश्रा ग्रुप हो या अमेरिका का प्रेसिडेंट। उसने राका को ऐसा खौफनाक और सीधा हुक्म दिया जिसने पूरे नोवा गैंग में तबाही का सायरन बजा दिया। उसने ऑर्डर देकर कहा, राका, अपने 60 सबसे खूंखार आदमी को तैयार कर। हर एक हाथ में ऑटोमेटेड हथियार होना चाहिए। तुम लोग अपनी इसी वक्त ग्लोबल लाइफ केयर हॉस्पिटल पर धावा बोलोगे। वसीम भाई की आवाज में अब कोई समझौता नहीं था। उसकी यह बात सुनकर आगे से राका ने घबरा कर कहा, लेकिन वसीम भाई, वो मिश्रा ग्रुप का हॉस्पिटल है। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स बड़ी आम नहीं है। वो लोग बड़े खतरनाक कमांडो हैं और दिन के उजाले में एक हॉस्पिटल पर हमला, मीडिया पुलिस सब आ जाएंगे। राका घबरा गया था। तब वसीम भाई ने फोन पर चिल्लाकर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता राका। मुझे वो सिया और उसकी वो खून से लथपथ बच्ची पर हर कीमत पर वो मेरे सामने चाहिए। हॉस्पिटल के गार्ड्स को मारो, डॉक्टर को मारो और उन कमांडोज की लाशें बिछा दो। अगर तुम्हें पूरे हॉस्पिटल को आग भी लगानी पड़े तो लगा दो, लेकिन वो सिया और उसकी बेटी वहां से बाहर आनी चाहिए। मैं उस सिया की चमड़ी उधेड़ कर उसके खून से सुल्तान का पता पूछूंगा। अगर तुम लोग खाली हाथ वापस आए तो मैं तुम सबको उसी बेसमेंट में जिंदा जला दूंगा। निकलो यहाँ से। वसीम भाई का यह भयंकर और खूनी फरमान नोवा गैंग के लिए आखिरी अल्टीमेटम था। कुछ ही मिनटों में दिल्ली के अलग अलग अंधेरे ठिकानों से नोवा गैंग के सबसे खतरनाक नशे में धुत हथियारों से लैस 60 से ज्यादा गुंडे अपनी गाड़ियों में बैठ चुके थे। उनके पास AK-47 देसी कट्टे, भारी चापड़ और बेसबॉल बैट भी थे। शहर के अलग अलग अंधेरे गैर कानूनी ठिकानों से निकले नोवा गैंग के 100 से ज्यादा खूंखार और खून से प्यासे गुंडे राका के नेतृत्व में एक साथ इकट्ठा हो चुके थे। करीब 15 मिनट बाद बिना नंबर प्लेट वाली 15 से 20 काली एसी और वैन का एक लंबा काफिला सायरन बजाकर हवाओं को चीरकर साउथ दिल्ली के उस सबसे पोश इलाके की तरफ बढ़ रहा था जहां ग्लोबल लाइफ केयर हॉस्पिटल स्थित था। रागा सबसे आगे वाली गाड़ी में बैठा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसे वसीम भाई का खौफनाक फरमान याद था, अगर तुम वो वापस आए तो मैं तुमको जिंदा जला दूंगा। रागा जानता था कि वो जिस हॉस्पिटल पर हमला करने जा रहा है वो मिश्रा ग्रुप का है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक हॉस्पिटल नहीं बल्कि मौत के अभेद्य किले में घुसने जा रहा है। गाड़ियों के पहियों की तेज रगड़ और इंजनों की गूंज सड़क पर चल रहे आम लोग भी उससे सुनकर खौफजदा होकर अपनी गाड़ियां किनारे कर रहे थे। उधर ग्लोबल लाइफ केयर हॉस्पिटल का माहौल अपनी सामान्य गति पर चल रहा था। सफेद इटालियन संगमरमर से बनी हॉस्पिटल की भव्य इमारत, चमचमाते शीशे और शांत गलियारे सुकून का एहसास दे रहे थे। टॉप फ्लोर के VIP ICU विंग में सिया अभी भी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। माही को कुछ ही घंटों में होने वाली 10 करोड़ की दुर्लभ न्यूरो सर्जरी के लिए तैयार किया जा रहा था। डॉक्टर माथुर और उनकी टीम बोस्टन से आने वाले सर्जन्स के लिए सारी मेडिकल मशीनरी सेट कर रहे थे। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिश्रा ग्रुप की उस एलीट सिक्योरिटी टीम के पास थी जिसे लक्ष्य ने कल रात तैनात किया था। टीम का कमांडर विक्रम एक पूर्व ब्लैक कैट कमांडो था। विक्रम और उसके 20 सबसे बेहतरीन लड़ाके पूरे हॉस्पिटल में सादे कपड़े और टैक्टिकल सूट में तैनात थे। उनकी नजरें चील की तरह आने जाने वालों पर टिकी थी। लेकिन अचानक विक्रम के कान पर लगे हाईटेक वायरलेस ईयरपीस में मेन गेट के गार्ड की घबराई हुई आवाज गूंजी, कमांडर, मेन गेट पर भारी हथियारों से लैस गाड़ियों का काफिला आ रहा है। वो रुक नहीं रहे हैं, वो सीधे गेट की तरफ। लेकिन इससे पहले कि गार्ड अपनी बात पूरी कर पाता, एक जोरदार धमाके की आवाज ने विक्रम के वायरलेस को सुन कर दिया। रागा के लीड ICU ने हॉस्पिटल के भारी लोहे के मेन गेट को पूरी रफ्तार से टक्कर मारी। गेट अपनी चौखट से उखड़कर हवा में उड़ता हुआ सिक्योरिटी कैबिन में जा गिरा। एक के बाद एक 15 गाड़ियों का काफिला हॉस्पिटल के विशाल कंपाउंड में चीखते हुए टायरों के साथ दाखिल हुआ। गाड़ियों के रुकते ही चारों तरफ दरवाजे खुले और 100 से ज्यादा हथियारों से लैस खूंखार गुंडे टिड्डियों के दल की तरह बाहर निकलने लगे। तभी राका ने हवा में अपनी पिस्तौल से फायरिंग करके खूंखार दहाड़ मारकर कहा,
अंदर घुसो, जो भी सामने आए उसे भून डालो। मुझे उस सिया और उसकी बच्ची टॉप फ्लोर से जिंदा चाहिए। हॉस्पिटल के बाहर आसमान ऑटोमेटिक बंदूकों की फायरिंग की आवाज से दहल उठा था। गोलियों की बौछार से हॉस्पिटल के कांच के बड़े बड़े दरवाजे चकनाचूर होकर मोतियों की तरह बिखरने लगे थे। वहां मौजूद आम लोग, मरीज, नर्सें अपनी जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। एक भयंकर अफरा तफरी मच गई। अंदर कंट्रोल रूम में कमांडर विक्रम ने मंजर सीसीटीवी पर देखा। उसकी आंखें गुस्से से तन गई। तब विक्रम ने वायरलेस पर ऑर्डर देकर कहा, कोड रेड, ऑल यूनिट्स कोड रेड। हॉस्पिटल पर भारी हमला हुआ। दुश्मन की तादाद 100 से ज्यादा है। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टॉप फ्लोर पर मौजूद वीआईपी पेशेंट की सिक्योरिटी है। किसी भी कीमत पर कोई भी गुंडा टॉप फ्लोर तक नहीं पहुंचना चाहिए। जो भी हथियार लेकर अंदर आए उसे देखते ही गोली मार दो। विक्रम ने अपनी ऑटोमेटेड असॉल्ट राइफल लोड की और अपने 5 सबसे बेहतरीन कमांडोज के साथ ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागा, जबकि 15 कमांडोज ने लिफ्ट, सीढ़ी, टॉप फ्लोर के रास्तों पर मोर्चे संभाल लिए थे। राका और उसके गुंडों की फौज जैसे टूटे हुए शीशों को रोंदती हुई ग्राउंड फ्लोर के रिसेप्शन एरिया में घुसी। उनका स्वागत मिश्रा ग्रुप की एलिट सिक्योरिटी टीम की अचूक जानलेवा गोलियों ने किया। विक्रम और उसके कमांडोज ने पिलर्स और रिसेप्शन डेस्क के पीछे से एक स्टिक और प्रोफेशनल क्रॉस फायरिंग की। अंदर घुसने से पहले ही 10 गुंडे बिना ये समझे कि गोलियां कहां से आ रही है, खून से लथपथ होकर वहीं ढेर हो गए। तब इराका ने एक संगमरमर के खंबे के पीछे छलांग लगाकर चिल्लाकर कहा, अरे सालो छुप जाओ, उनके पास मशीन गने हैं। नोवा गैंग के पास तादाद थी, लेकिन मिश्रा ग्रुप के कमांडोज के पास विश्वस्तरीय ट्रेनिंग और अचूक निशाना था। कमांडोज की एक एक गोली एक एक गुंडे के सिर या सीने को चीर रही थी। सफेद संगमरमर का खूबसूरत रिसेप्शन एरिया अब एक खूनी युद्ध के मैदान में बदल चुका था। चारों तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही थी। दीवारें गोलियों से छलनी हो रही थी और प्लास्टर हवा में धूल बनकर उड़ रहा था। तभी एक गुर्गे ने राका के पास रेंग कर चिल्लाकर कहा, राका भाई, वो लोग खतरनाक है, हमारे 25 लड़के मारे जा चुके हैं। तभी आगे से राका ने पागलों की तरह अपने AK-47 से अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हुक्म देकर कहा, पीछे हटे तो वसीम भाई हमको जिंदा जला देंगे। चारों तरफ से फायरिंग करो, वो सिर्फ मुट्ठी भर हैं, उन्हें घेर लो। इसी के साथ 100 से ज्यादा गुंडों ने एक साथ फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों के उस भयंकर तूफान में हॉस्पिटल का कोना कोना दहलने लगा। धुआं और बारूद की गंध ने हवा को जहरीला कर दिया। मिश्रा ग्रुप के कमांडोज बहादुरी से लड़ रहे थे। वो एक के बाद एक गुंडे की लाश बिछा रहे थे, लेकिन हथियारों और तादाद के उस भयंकर दबाव के आगे उनका टिकना मुश्किल हो रहा था। तब चलती फायरिंग में एक कमांडो ने विक्रम से चिल्लाकर कहा, कमांडर, हमारे पास एम्यूनेशन कम पड़ रही है। उसने इतना ही कहा कि तभी एक गोली सीधे उस कमांडो के सिर में लगी और विक्रम के सामने वो शहीद हो गया। तब विक्रम ने दहाड़ कर अपनी राइफल से फायर करके बाकी कमांडोज से कहा, होल्ड द लाइन। ये क्या कर उसने दो और गुंडों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन गुंडों का झुंड चूंटियों की तरह बढ़ता जा रहा था। वे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। विक्रम ने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर अब रोक पाना नामुमकिन है। उसने अपनी टीम को सीढ़ियों के पीछे हटने का ऑर्डर दिया और कहा, सीढ़ियों को ब्लॉक करो, फर्स्ट फ्लोर पर पोजीशन लो। तभी हॉस्पिटल की मुख्य सीढ़ियों पर अब एक ऐसा खूनी महासंग्राम शुरू हुआ जिसने हॉलीवुड की किसी भी एक्शन फिल्म को मात दे दी। कमांडोज सीढ़ियों से ऊपर नीचे चढ़ने वाले गुंडों पर गोलियां बरसा रहे थे। नोवा गैंग के लड़के एक के ऊपर एक गिर रहे थे, लेकिन पीछे से आने वाले लड़के अपने ही साथियों की लाश को रौंदकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वसीम भाई का खौफ मौत के खौफ से ज्यादा बड़ा था। तभी एक गुंडे ने अपनी देसी ग्रेनेड सीढ़ियों पर ऊपर फेंक दिया। एक भयंकर धमाका हुआ। विक्रम के 3 बेहतरीन कमांडो उस धमाके की चपेट में आकर हवा में उछले और लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़े। विक्रम को भी धमाके के झटके से दूर जाकर गिरना पड़ा। उसके बाएं कंधे में ग्रेनेड का एक लोहे का टुकड़ा धंस गया था। खून की उस वर्दी को उसको लाल कर चुका था, लेकिन वह फौलादी सीना का बना हुआ था। उसने अपने दर्द को नजरअंदाज किया और उठकर
फिर से फायरिंग शुरू कर दी। तभी रागा ने अपनी गन रिलोड करके हुक्म देकर कहा, ऊपर बढ़ो, उनके आदमी कम हो रहे हैं। नोवा गैंग के 70 से ज्यादा लड़के अब इस क्रॉस फायरिंग में मारे जा चुके थे। पूरा हॉस्पिटल लाशों से पट गया था। सफेद फर्श पर खून की नदियां बह रही थी। लेकिन मिश्रा ग्रुप की सिक्योरिटी टीम का भी भारी नुकसान हुआ था। 20 में से अब 7-8 कमांडो जिंदा बचे थे। वो भी बुरी तरह घायल हो चुके थे। वहीं विक्रम ने अपने लौलुहान साथियों को देखा। वो समझ गया कि वो ज्यादा देर तक इन दरिंदों को रोक नहीं पाएंगे। विक्रम ने अपने वायरलेस पर ऑर्डर देकर कहा, 4 टीम, टॉप फ्लोर का गेट अंदर से वेल्ड कर दो। किसी भी हॉल में दरवाजा नहीं टूटना चाहिए। यह कहते हुए उसने अपनी राइफल की आखिरी मैगजीन लोड की। उसके कमांडोज ने अपनी जान की बाजी लगा दी। वो एक एक इंच के लिए लड़ते रहे। विक्रम ने अपनी राइफल से 3 और गुंडों को मार गिराया। लेकिन तभी राका ने सीढ़ियों की रेलिंग के नीचे से छुपकर विक्रम के पैरों के पीछे एक लगातार 3 गोलियां दाग दी, जिसे विक्रम दर्द के मारे जोर से चिल्लाया। विक्रम के घुटनों के चिथड़े उड़ गए। वो खून से लथपथ होकर सीढ़ियां पर गिर पड़ा। उसके हाथ से राइफल छूटकर दूर जा गिरी। विक्रम ने गिरते ही सुरक्षा घेरा पूरी तरह से टूट गया। नोवा गैंग के बच्चे लड़के भूखे भेड़ियों की तरह सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगे। उन्हें बचे हुए घायल कमांडोज को बहुत ही बेरहमी से गोलियों से भून डाला। मिश्रा ग्रुप की वह अजय एलिट सिक्योरिटी टीम अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। राका जब हाँफता हुआ सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वो मंजर देखकर खुद राका भी उसने रूह को कपा रहा था। वो 100 से ज्यादा लड़के लेकर आया था। अब उसके पीछे सिर्फ 5 लड़के खड़े थे। बाकी 95 से ज्यादा गुंडे उन 20 कमांडोज की गोलियों का शिकार होकर नीचे सीढ़ी और ग्राउंड फ्लोर पर लाशों के ढेर में तब्दील हो चुके थे। रागा ने कांप कर अपने बंदूक को कसकर पकड़कर कहा, ये साले कौन सी पुलिस के बाप थे? चलो टॉप फ्लोर पर, हमें वो सिया चाहिए। वहीं टॉप फ्लोर पर एक भारी लोहे का दरवाजा लगा था, जिसे कमांडोज ने अंदर से बंद कर दिया था। अंदर आईसीयू में सिया को नीचे की गोली धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसका दिल दहशत से फटा जा रहा था। डॉक्टर माथुर और नर्सें खौफ से कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हॉस्पिटल में हो क्या रहा है। सिया माही के स्ट्रेचर को पकड़े खड़ी थी। जिसे भगवान के आगे उसने गिड़गिड़ा कर कहा, भगवान, मेरी बच्ची को बचा लेना, ये लोग कौन आ गए? तभी बाहर उस भारी लोहे के दरवाजे पर भयंकर प्रहार होने लगे। राका और उसके 5 गुंडे ने एक भारी लोहे के सिलेंडर से उस दरवाजे को तोड़ना शुरू किया। उनके चेहरे पर अपने साथियों की मौत का गुस्सा और खून की प्यास थी। दरवाजा बड़ा मजबूत था, लेकिन लगातार प्रहार से उसके कब्जे टूटने लगे। तभी एक जूनियर डॉक्टर ने सिया को पीछे खींचकर कहा, सिया मैम, आप बच्ची को लेकर इस स्टोर रूम में छिप जाइए। लेकिन इससे पहले कि सिया माही को स्ट्रेचर से खींच पाती, लोहे का भारी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर अंदर आ गिरा। रागा और उसके 5 गुंडे, जिनके चेहरे बारूद के धुएं से काले पड़ चुके थे, के कपड़े खून से सने थे, हथियारों के साथ आईसीयू में दाखिल हो गए। उनको देखते डॉक्टर माथुर ने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम लोग? ये एक हॉस्पिटल है, बाहर निकलो यहाँ से। आगे से राका ने बिना एक सेकंड सोचे डॉक्टर माथुर के पैरों में गोली मार दी। डॉक्टर दर्द से चीखकर फर्श पर गिर पड़े। नर्सें दहशत से चीखने लगी। इसके बाद राका ने अपनी बंदूक हवा में लहराकर एक भयंकर दहाड़ मारकर कहा, चुप, एकदम चुप। अगर किसी ने एक आवाज भी निकाली तो सबके भेजे उड़ा दूंगा। रागा की नजरें पागलों की तरह उस आईसीयू में किसी को ढूंढ रही थी और फिर उसकी नजर कोने में खड़ी उस लड़की पर पड़ी जो अपने दोनों हाथों से एक स्ट्रेचर को पकड़े हुए थी, जिस पर सिर पर पट्टी बंधी एक छोटी बच्ची भी लेटी थी। रागा के होठों पर एक बहुत ही शैतानी और खून से सनी मुस्कान आ गई। रागा ने धीरे धीरे चलकर सिया की तरफ बढ़कर कहा, हाँ, मिल गई। सिया की सांसें गले में अटक गई थी। ये वही राका था जिसे उसने सुल्तान के साथ कई बार कैफे में देखा था। सिया समझ गई कि वो नोवा गैंग सुल्तान की मौत का बदला लेने आ गया है। तभी सिया ने अपने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ गिड़गिड़ा कर कहा, तुम लोग
प्लीज हमें छोड़ दो, सुल्तान को मैंने नहीं मारा। मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है। प्लीज तुम उसे मार दो, लेकिन मेरी माही को बख्श दो। आगे से बढ़कर सिया के बालों को उसने बेरहमी से पकड़ा और जिसे सिया दर्द से चीख पड़ी। तभी राका ने सिया के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसा कर कहा, सुल्तान भाई को किसने मारा? ये तो तू वसीम भाई के बेसमेंट में बताएगी मेरी जान। और रही बात इस बच्ची की, तो वसीम भाई ने मुझे इस बच्ची को भी साथ लाने का हुक्म दिया है। जब इसके नाखून उखड़ेंगे तब तेरे मुंह से सच खुद ब खुद बाहर आएगा। अब क्या करेगा सुल्तान? क्या सुल्तान लेकर जा पाएगा इस माही और सिया को यहाँ से? क्या होगा जानेंगे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करते रहें।